मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? तो अकाउंटिंग का मीनिंग हमने किया था कि अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी एक बिजनेस के अंदर जो भी एक ट्रांजेक्शन हुई है बेसिकली इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में, मनी वैल्यू टर्म्स में जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको फिर क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने के बाद फिर उसको समराइज करना, समराइज करने के बाद फिर उससे रिजल्ट निकालना, ठीक है, उसको इंटरप्रिटेट करना जो भी इंटरेस्टेड यूजर्स है। तो जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की ब्रांचेज की हमने बात की थी। तो अकाउंटिंग के अंदर हमारा बेसिकली क्या क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग था, एक ब्रांचेज हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, एक हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग है। मेन फोकस हमारा रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग पर। तो देखिए, सबसे पहले फिर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली हमारी क्या है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारा कंसर्न है विद द सेम, जो मैंने अभी आपको बताया, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है, ठीक है, तो उन सबको रिकॉर्ड करेंगे हम। तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम P&L अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग इन P&L, और इसी के साथ ही हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा हमारा, ये आएगा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो P&L अकाउंट से हमें क्या पता चलता है कि भाई हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है। बैलेंस शीट बेसिकली क्या बताती है, वो बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये सब हम किसके अंदर करेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। सेकंड हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या कि भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी क्यों डिजाइन की गई है, ये स्पेशली मैनेजमेंट के लिए की गई है। तो बेसिकली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो हमारा टॉप मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है, जो टॉप लेवल रहेगा, उसको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है, पॉलिसी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो जो भी डिसीजन मेकिंग का काम है, जो भी पॉलिसी जो भी बनाई जाएगी, तो वो किसके अंदर आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है, वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, यहीं से डेटा लेगी, और यहीं से डेटा लेने के बाद फिर जो डिसीजन लेगी, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, तो वे जो भी पॉलिसी बनाएगी, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। अब हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, तो कॉस्ट से ही आपको आइडिया हो रहा होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे कॉस्ट की, कीमत की। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा किससे रिलेटेड है कि जब भी जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखिए जो भी बिजनेस होगा वो दो तरह के, या तो भाई सर्विस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, या तो सर्विस या फिर प्रोडक्ट। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे किससे रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग। तो वही अकाउंटिंग आ गया, तो हम रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग, इन सब की बात करेंगे। तो आप यहाँ पे राइट डाउन भी कर सकते हो कि कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द कॉस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट और द सर्विसेज, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, जो उसकी कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कॉस्ट को डिटरमाइन करने के बाद फिर उसकी जो कॉस्ट है उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा आएगा। तो जो भी हम प्लानिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना, तो ये सारे के सारे हमारा इसके रिगार्डिंग सारे के सारे जो डिसीजन मेकिंग जो होगी, तो वो हमारी किसकी हेल्प से होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से। तो बेसिकली तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी किससे रिलेट करेगी, तो भाई यहाँ पे हम बात करेंगे जो भी हमारा सर्विस है, अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सर्विस प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है, या फिर अगर मैं प्रोडक्ट ही अगर मैं देती हूँ, ठीक है, तो जो वो प्रोडक्ट होगा ना, उसकी बेसिकली जो कॉस्ट है ना, उसको डिटरमाइन करना, असरटेनमेंट करना कि भाई इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, ताकि फिर हम आगे डिसीजन ले सके कि उसके बेस पे हम क्या डिसीजन ले सकेंगे कि भाई हम इस प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रखे। तो ये सारे की सारी जो कॉस्ट से रिलेटेड बात होगी, उसकी रिकॉर्डिंग करना, वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम बात करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो देखिए बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करती हूँ तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा यही आएगा, क्या, असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट, ठीक है, असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट। तो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, इट मीन्स डिटरमाइन करना, ठीक है, डिटरमाइन करना क्या, कॉस्ट भी, आपको कॉस्ट असर्टेनमेंट करनी है, ठीक है। आपको ये पता करना है कि भाई जो ये प्रोडक्ट है, जो मेरा बिजनेस है, जहाँ पे हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो भाई मुझे ये तो पता करना पड़ेगा ना कि भाई इसकी कॉस्ट क्या आई है, और बेसिकली ये मैं ऐसा क्यों करना चाह रही हूँ, क्यों कि भाई जो कॉस्ट है उसको मैं क्यों डिटरमाइन करना चाह रही हूँ, क्योंकि कॉस्ट के बेस पर ही तो मैं उस जो सेलिंग प्राइस होगा उसको फिक्स करूंगी। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, मैंने डायरेक्ट
बिना जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन किए ही जो प्रोडक्ट है ना, मैंने बोल दिया कि भाई इस प्रोडक्ट को ना आपको 15 रुपये में बेचना, तो मैंने क्या फिक्स कर दिया, सेलिंग प्राइस है जो वो ऐसे ही, मैंने कॉस्ट को डिटरमाइन नहीं किया और मैंने बोल दिया कि भाई आपको 15 रुपये में बेचना। लेकिन जब बाद में भी वो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ और जब मैंने उसकी कॉस्ट है वो कॉस्ट निकाल ली, तो उसकी जो कॉस्ट है वही मेरी क्या निकल के आई, 16 रुपीज़ निकल के आई। तो कहीं ना कहीं मुझे जो सेलिंग प्राइस होगा वो मैं अच्छे से कब फिक्स कर पाऊंगी, पहले मैं उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन करूंगी और उसको डिटरमाइन करने के बाद फिर, क्योंकि अब मुझे पता है कि भाई ये एक प्रोडक्ट है उसको बनने में 16 रुपीज़ लगेंगे, तो अब कम से कम वो डिपेंड करेगा कि भाई अब मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना वहाँ पे ऐड करूंगी। ठीक है, तो अभी भी मुझे कम से कम अगर मैं यहाँ पे 2 रुपये ही ऐड करूँ तो भाई 2 रुपये का अगर मैं प्रॉफिट चाहती हूँ तो मुझे जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रखना पड़ेगा, 18 रुपये रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ ही हमारा एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट, कि भाई एक अनुमान लगाना। ठीक है, हम ये भी ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि भाई हम एक अनुमान लगा के चलते हैं। ठीक है, कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है इसकी कॉस्ट ये हो सकती है और हमें इस पर इतना खर्च करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम खर्च करेंगे। थर्ड हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन थर्ड हमारा क्या है, कॉस्ट रिडक्शन। एक मैं फटाफट से लिख देती हूँ। फोर्थ हमारा क्या है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल। फिफ्थ हमारा क्या है, फिफ्थ हमारा वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ फर्स्ट में, डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस डिटरमाइनिंग द एसपी, एसपी मीन सेलिंग प्राइस। और नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे आप चाहो तो नोट कर सकते हो, फैसिलिटेटिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड अदर स्टेटमेंट। ठीक है, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं या अदर स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं उसमें भी हमारा हेल्प करता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखिए हमारा कॉस्ट रिडक्शन करना और कॉस्ट कंट्रोल ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है, तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है कि भाई जो कॉस्ट है ना उसको रिड्यूस करना। रिड्यूस इन द सेंस कि भाई जो आपका प्रोडक्ट है ना उसकी क्वालिटी को, ठीक है, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट किए बिना ही उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको कम करना। यहाँ पे आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल हम लेंगे, एक प्रोडक्ट है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है और उसकी जो कॉस्ट है ना उसको बनाने में हमें लगे 100 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन हमारा कब होगा, कॉस्ट रिडक्शन मैं चाहती हूँ कि भाई यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए कि भाई जो कॉस्ट रिडक्शन है मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या कि भाई कॉस्ट है वो मेरी कम होनी चाहिए। तो कॉस्ट कम कैसे होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया कि भाई 80 रुपये का जो वो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट हमने 80 रुपये कर दिया है, लेकिन 80 रुपये हमने कैसे कर दी, 100 रुपये में हमारा 50 ग्राम था। ठीक है, 50 ग्राम मिलता था हमारा जो प्रोडक्ट है। तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या कि भाई अब उसकी जो क्वालिटी है ना, जो आपने उसको 100 रुपये में जो आपने दिया ना, तो सेम उसके वही सारे फीचर्स होने चाहिए। आपको जो उसके फीचर्स है ना उनमें कमी नहीं करनी है। ठीक है, तो कॉस्ट रिडक्शन हम कब कहेंगे कि भाई अगर मैंने 80 रुपये में मैं फिर से वही सेम क्वालिटी का और 50 ग्राम ही मैं प्रोडक्ट अगर दे रही हूं तो इट मीन से यहाँ पे मेरा क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि भाई मैं 80 रुपये का सामान बेच रही हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, 40 ग्राम मैंने कर दिया। ठीक है, पहले क्या था, सेम पैकेट था, सारी चीज थी, क्वालिटी भी वही थी, 100 रुपये में 50 ग्राम आपको मिलता था। ठीक है, लेकिन अब मैं बोलती हूँ कि भाई मैं क्या करूँगी, अब मैं 80 रुपये में आपको दूंगी, सेम पैकेट है और सेम आपकी क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, जो क्वांटिटी है उसको कम कर दिया, 40 ग्राम कर दिया और 80 में, तो इसको मैं कॉस्ट रिडक्शन नहीं कहूंगी। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या कहलाता है, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन मैं इसको कब कहूंगी कि भाई हाँ मैं 80 रुपये में आपको सेम क्वालिटी सब कुछ वही और पूरा जो क्वांटिटी है उसी क्वांटिटी में अगर मैं आपको प्रोडक्ट दे रही हूं तो उसको कहूंगी मैं कॉस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल। तो ये आप लोगों के लिए है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, सर्च करना, अगर आपको पता तो वैसे बताना कि भाई कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है। कॉस्ट रिडक्शन मैंने बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसको डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ कि कॉस्ट कंट्रोल क्या है। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारे क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की। तो देखिए
जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विसेज है, ठीक है, अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो भाई उसमें कौन कौन से हमारे बेसिकली देखिए, अब हम बात करेंगे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की अगर मैं बात करती हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर किया है, तो भाई उसमें हमारी कौन कौन सी कॉस्ट लगी होगी, तो वे बेसिकली हमारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट की बात करती हूँ तो देयर आर 3 ब्रॉड एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। तो मेन आपके 3 एलिमेंट है कि भाई ये तो कॉस्ट में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। 3 वे हमारे कौन कौन से हैं, फर्स्ट है हमारा मटेरियल, ठीक है, सेकंड है हमारा लेबर, और थर्ड है हमारा एक्सपेंसेस। अब ये हमारा क्या है, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चेयर बनाई है, ठीक है, एक कुर्सी, अगर मैं जो मैं प्रोडक्शन करने जा रही हूँ, या मैं एक चेयर है, एक कुर्सी है, मैं वो बनाने जा रही हूँ, तो अब जब उस चेयर की जब मैं कॉस्ट निकालूंगी तो भाई उसमें कौन कौन सी कॉस्ट है, कौन कौन से एलिमेंट है जो आपको देखने को ही मिलेंगे। तो देखिए कुर्सी बनाने के लिए भी आपको मटेरियल चाहिए, ठीक है, मटेरियल आप लोगों को चाहिए, लकड़ी वगैरह चाहिए, तो इसलिए एक एलिमेंट हमारा क्या हुआ, मटेरियल। सेकंड हमारा, अभी कुर्सी अपने आप से तो बन के तैयार नहीं हो जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ लेबर लगी होगी, ठीक है, किसी ने उसको बनाया होगा, जो कारपेंटर होगा, तो वो हमारे क्या होगा, लेबर। और भी हमारे अदर एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बस सिर्फ एक कुर्सी आपने लकड़ी चाहिए और एक आपको लेबर चाहिए, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं कि भाई लाइटिंग वगैरह हमने यूज की हो, ठीक है, उसको बनाने में, तो अदर एक्सपेंसेस। तो बेसिकली हमारे जो अब यहाँ पे 3 ब्रॉड, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो आपके 3 मेन एलिमेंट है कॉस्ट के, आपको याद रखने वे कौन कौन से है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे मटेरियल की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, द सब्सटेंस फ्रॉम विच द प्रोडक्ट इज मेड इज नोन एज मटीरियल, कि भाई जिस चीज से प्रोडक्ट बना है वो हमारा क्या कहलाएगा, मटीरियल कहलाएगा, ठीक है। इट मे बी इन रो फॉर्म में या फिर सेमी फॉर्म में हो सकता है, ये हमारा फिनिश फॉर्म में हो सकता है मटीरियल, ठीक है। तो देखिए जो मटीरियल होगा हमारा, ये भी हमारा 2 तरह का होगा, कैसे, डायरेक्ट मटीरियल और इनडायरेक्ट मटीरियल, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट की बात करूंगी तो नाम से थोड़ा सा आइडिया हो रहा हमारा क्या, डायरेक्ट कि भाई जो बिल्कुल डायरेक्टली हमारे रिलेटेड है। इनडायरेक्ट क्या है कि भाई वो डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है लेकिन यूज उसका भी हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है कि भाई ये हमारा उससे बिल्कुल क्या है, डायरेक्टली हमारा रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कि जो हमने लकड़ी यूज की है, ठीक है, या हमने कोई कार्टून यूज किया है, जो हमने रैपिंग यूज की है, तो ये क्या है, डायरेक्टली हमारा उससे रिलेटेड है, ये जो मटेरियल होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट के अंदर हमारा बेसिकली क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा कि भाई जो हमने मशीन वगैरह यूज की थी, ठीक है, जिस मशीन की हेल्प से हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, तो उसमें भाई ऑयल भी डला होगा, ठीक है। तो जो हमारा ऑयल है और या कई बार हमारा कुछ वेस्ट वगैरह हुआ है, तो वो किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट, वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। हम उसको एक डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक प्रोडक्ट बनाने में इतना ऑयल यूज हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उस मशीन पे यूज तो हुआ ना, तो मटेरियल तो वहां पे भी यूज हुआ है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट। सेम हमारा लेबर है, लेबर भी हमारा 2 तरह का होगा, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। सेम हमारा है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी हमारा 2 तरह का होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेबर की, अगर मैं बात करूंगी लेबर की, तो बेसिकली लेबर सबसे पहले क्या है, फॉर कन्वर्जन ऑफ द मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स ह्यूमन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कि भाई जो हमारे पास रॉ मटेरियल था, जो मटेरियल था उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो लेबर हमें चाहिए, लेबर 2 तरह का जो मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट लेबर का हमारा मतलब क्या है, डायरेक्ट लेबर मीन्स विच टेक्स एन एक्टिव एंड डायरेक्ट पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है, जिसने डायरेक्टली एक्टिवली पार्ट लिया है एक कमोडिटी, जो कमोडिटी है, जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्शन में, तो वो हमारे क्या कहलाएगा, डायरेक्ट लेबर हमारा कहलाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा
इनडायरेक्ट लेबर की अगर मैं बात करती हूँ तो लेबर एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट द टास्क इंसिडेंटल टू द गुड्स सर्विसेज प्रोवाइड इज इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी, ठीक है, एक तो हमारा लेबर वो था जो डायरेक्टली इन्वॉल्व था, जैसे कारपेंटर था, जो कारपेंटर था उसने जो चेयर है उसको बनाया, वो बिल्कुल डायरेक्टली अभी उसने काम किया। लेकिन एक हमारा होगा कि जैसे भी एक दिन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो तैयार नहीं हुआ है, हम जैसे दिन में काम करते हैं फिर हम चले जाते हैं, अभी उसके ध्यान रखने के लिए स्टोर कीपर है हमारा, ठीक है, या और हमारे जो एम्प्लॉइज है, वॉचमैन है, तो इस तरह से वे हमारे डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे हमारे क्या है, रिलेटेड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा। तो जो भी हमारा सेल्समैन, आगे हम जाके जैसे सैलरी देंगे, जो सेल्समैन है वो उसको सैलरी देंगे, हमारे डायरेक्टर फीस है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। तो देखिए एक्सपेंसेस की भी मैंने बात की, दो तरह के एक्सपेंसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एनी अदर कॉस्ट बिसाइड मटेरियल एंड लेबर इज टर्म्ड एज एक्सपेंसेस। मटेरियल और आपका जो लेबर है इसको छोड़कर, मटेरियल और लेबर को छोड़कर आपके और जो भी एक्सपेंसेस है और कुछ भी आपने खर्चा किया है तो वो आपका एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे दो तरह के होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए डायरेक्ट का मतलब क्या है, दीज आर एक्सपेंसेस विच कैन बी डायरेक्टली और कन्वीनियंटली एंड होली एलोकेटेड टू द स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर ऑफ द कॉस्ट यूनिट। हाँ कि भाई ये हमें बिल्कुल डायरेक्टली दिख रहे हैं कि भाई ये जो एक्सपेंसेस है ये हमारे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो हम बोल देंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसी के साथ ही अगर हमें, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उसको हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी कहेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि वही फिर से सेम इसी तरह से कि भाई एक्सपेंसेस तो हमने किया है लेकिन वो डायरेक्टली हमारा जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो उसको कहेंगे। तो इसके अंदर फिर से वही आ जाएगा कि भाई जहाँ पे हम प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, तो उसका हमने अगर रेंट हमने दिया है, अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम जो हम पे करेंगे तो वो हमारा कौन सा एक्सपेंसेस आएगा, वो आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसी तरह से हमने लाइटिंग वगैरह जो लगी है, लाइटिंग चार्जेज है, वो भी हमारे क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये थे बेसिकली हमारे क्या, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर आपका एक आएगा ओवरहेड, एक आएगा क्या, ओवरहेड, यहीं पे कराऊंगी मैं आपको। तो देखिए जब हम इनडायरेक्ट, चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल आपका, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जब हम इन तीनों को मिला देते हैं तो इन तीनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, ओवरहेड। तो ओवरहेड हमारा बेसिकली क्या है, द ओवरहेड, द टर्म ओवरहेड इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, दी ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर, जो भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, ऑल, चाहे फिर वो मटेरियल की इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेबर इनडायरेक्ट कॉस्ट है, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो इन सभी को मिलाकर हमारा क्या कहलाता है, क्या टर्म हमारी निकल के आई, ओवरहेड। ठीक है, तो देखिए चाहे इनडायरेक्ट आपका, यहाँ से भी मैंने इनडायरेक्ट ले लिया, यहाँ से भी मैंने इनडायरेक्ट ले लिया और यहाँ से भी मैंने इनडायरेक्ट ले लिया, तो इन तीनों को मिला के हमारा क्या निकल के आया, ओवरहेड। ये टर्म हमारी निकल के आई ओवरहेड। ठीक है, तो क्या क्या आया इसके अंदर, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं, आपको कैसे याद रखना, जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे और इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमारा तीनों कॉस्ट आ जाएगी, मटेरियल की भी, लेबर की भी और एक्सपेंसेस की, लेकिन सिर्फ हमें कौन सी लेनी है, इनडायरेक्ट। जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या आएगा, ओवरहेड। अब इसी के साथ ही मैं आपको एक छोटा सा और इसके अंदर बताना चाहूंगी। तो देखिए जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चर करते, ठीक है, या हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसको हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। 3 तरह से हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, फैक्ट्री और द वर्क्स वेयर द प्रोडक्शन इज डन। तो एक तो हमारा वो प्लेस होगा जहाँ पे हमारी जो फैक्ट्री है,
जहां पे हमारा प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो एक प्लेस तो हो जाएगा हमारा फैक्ट्री में, यहाँ पे लिख सकती हूँ कि भाई यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन हमारा चल रहा है। ठीक है, सेकंड होगा हमारा ऑफिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वेयर रूटीन एज वेल एज पॉलिसी मैटर्स आर डिसाइडेड। सेकंड हमारा क्या होगा, जहाँ पे हमारा क्या होगा, जो भी हमारा ऑफिस, ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा। ठीक है, तो देखिए जो एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको तीन तरह से डिवाइड किया गया। कैसे कि भी उसको तीन प्लेसेस में डिवाइड किया गया। भाई एक प्लेस तो ऐसा है जिसका नाम हमने रख दिया फैक्ट्री, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। सेकंड प्लेस हमारा क्या है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हमारा होगा, जो भी हमारा रूटीन काम हमारा चलता है। ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड जो भी हमारा काम चलेगा वो आ जाएगा हमारे सेकंड प्लेस में। ठीक है, जहाँ पे हम पॉलिसी वगैरह, क्या पॉलिसी रहेगी, किस तरह से हमें रूटीन वर्क करना है, वे सारे के सारे मैटर है वो कहाँ पे डिसाइड होंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड हमारा क्या होगा, सेलिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थर्ड हमारा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, फिर से रिपीट करती हूं। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन। उसको हमने 3 डिवीजन में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द फैक्ट्री, जिसको हम फैक्ट्री कहेंगे, या वेयर वर्क्स वेयर प्रोडक्शन इज डन, जहां पे हमारा प्रोडक्शन होगा। सेकेंड वन इज द ऑफिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन वेयर रूटीन एज वेल एज पॉलिसी मैटर्स आर डिसाइडेड। ठीक है, थर्ड वन इज द सेलिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर प्रोडक्ट आर सोल्ड एंड फाइनली डिस्पैच टू द कस्टमर। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको क्या करेंगे, सोल्ड हम करेंगे, या फाइनली जो कस्टमर है उस तक हम क्या पहुंचाएंगे, जो प्रोडक्ट है उसको पहुंचाएंगे। तो इस तरह से एक ये हमारा बेसिकली क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, जहाँ पे हमारे ऑफिस वाले बंदे बैठेंगे, डिसाइड करेंगे पॉलिसी क्या रहेगी, किस तरह से रूटीन वर्क करना। थर्ड है कि भाई प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है और अब इस डिवीजन में भेज दो और इसका काम है प्रोडक्ट को अब बेचना। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसका आगे भी आगे यूज है। देखिए अब जो हमारे ओवरहेड है, अब मैंने क्या बताया था आपको, ओवरहेड की हमने बात की थी। ठीक है, हमने बात की थी ओवरहेड की। तो जो हमारे ओवरहेड है, ओवरहेड हमारा फैक्ट्री लेवल पे भी होगा, हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी होगा, और हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे भी होगा ओवरहेड। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ओवरहेड में बी इनकर्ड इन फैक्ट्री और ऑफिस और सेलिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, दिस द ओवरहेड में बी 3 टाइप्स। तो इसलिए जो हमारा ओवरहेड है, जो हमारा ओवरहेड है उसकी कितनी टाइप है, हमारी 3 टाइप है। तो 3 टाइप हमारी कौन कौन सी निकल के आई। फर्स्ट वन इज द फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, समझ जाना। सेकेंड वन हमारा हो जाएगा फैक्ट्री एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। थर्ड वन हमारा हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इस तरह से हमारी 3 टाइप्स निकल के आएगी ओवरहेड की। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड की। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमारा क्या क्या आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, इसमें देखिए ओवरहेड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ओवरहेड का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था जो भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, जो भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो हमारी किसके अंदर आएगी, ओवरहेड के अंदर आएगी। अगर मैं बात करूंगी फैक्ट्री ओवरहेड की, अगर मैं बात करूंगी किसकी, फैक्ट्री ओवरहेड की, तो फैक्ट्री ओवरहेड में देखिए हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट तो आनी आनी है। तो इसके अंदर हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल भी, इनडायरेक्ट लेबर भी, इनडायरेक्ट हमारा एक्सपेंसिस, जो भी हमने एक्सपेंसिस किया। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, तीनों आएंगे, लेकिन ये हमारे कौन से आएंगे, फैक्ट्री लेवल के। ठीक है, फैक्ट्री लेवल के। तो हम बोल सकते हैं कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम इंक्लूड करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब कौन सा, यूज्ड इन द फैक्ट्री, जो कि हमने फैक्ट्री में यूज किया है। ठीक है, जैसे कोई भी हमने ऑयल यूज किया है, कोई भी कंज्यूमेबल स्टोर है, ये सब हमारा। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर का मतलब कि भाई जैसे गेट कीपर की सैलरी हमारी, टाइम कीपर की सैलरी है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे
कि भाई जैसे फैक्ट्री का रेंट हमने दिया है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हमने करा रखा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दिया है। तो कहने का मतलब क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे फैक्ट्री लेवल के तीनों ही हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसके अंदर हमारा फिर से सेम इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा आएगा। लेकिन ये हमारा कौन सा आएगा, वे एक्सपेंसेस आएंगे जो कि हमने यूज किए हैं कहाँ पे, ऑफिस में, ठीक है, जो हमारे यूज हुए ऑफिस में। तो जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल में अगर मैं बात करूंगी तो इसके अंदर आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल आ जाएगा, ठीक है, अपने डस्टर वगैरह जो मैं यूज करूंगी, ठीक है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा मटेरियल के अंदर। लेबर का इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, ऑफिस मैनेजर, जो ऑफिस मैनेजर उसकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है, कोई भी हमारा क्लर्क है ऑफिस के अंदर उसकी सैलरी आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा लेबर के अंदर। एक्सपेंसेस के अंदर बात करूंगी तो फिर से सेम हमारा रेंट है, इंश्योरेंस है, या फिर जो ऑफिस में हम काम करते हैं वहां पे जो लाइटिंग का खर्चा है, तो वो सारा का सारा हमारा एक्सपेंसेस में आ जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। सेम हमारा है सेलिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हम इंक्लूड करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट हमारा क्या है मटीरियल। तो इनडायरेक्ट मटीरियल यूज सच एज पैकिंग मटेरियल, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा पैकिंग मटेरियल है, फिर से वही हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इनडायरेक्ट लेबर में हमारा फिर सैलरीज ऑफ सेल्समैन, जो सेल्समैन है उसकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है, सेल्स मैनेजर आ जाएंगे। और इसके अंदर फिर से हमारा एक्सपेंसेस में हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आ जाएगा, रेंट, इंश्योरेंस, ये सब भी हमारा आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। वैसे तो मैं अपनी तरफ से आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कि भाई आपका जो HPSC है वो किस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन फिर भी जो मेन है थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, आज थोड़ा सा कॉस्टिंग के बारे में हमने बात की कि भी कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्यों है, ठीक है, क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, फिर जो कॉस्ट के एलिमेंट हमारे क्या क्या है, 3 एलिमेंट की हमने बात की है, ठीक है। एक बार मैं फिर से फटाफट से आपको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले बात की थी अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग की ब्रांचेज की हमने बात की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने बात की थी कि भाई यहाँ पे हम जो भी हमारी फाइनेंशियल नेचर की जो भी हमारी ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, और यहाँ पे बेसिकली हम जो हमारा P&L अकाउंट है ये हम प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट है उसको बनाते हैं। फिर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे आए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी किससे कंसर्न है, ये हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या काम करेगी, वो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करेगी, पॉलिसी मेकिंग करेगी। फिर हमने बात की थी कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी किससे कंसर्न है कि भी जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उसकी जो कॉस्ट है उसको डिटरमाइन करना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको क्लासीफाई करना, ठीक है। और उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारा क्यों था कि भी सबसे पहले हमें असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट करना, डिटर्मिनेशन करना कॉस्ट का, ताकि हम जो सेलिंग प्राइस है उसको डिटरमाइन कर सके। इसी के साथ ही हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कॉस्ट को रिड्यूस करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट कंट्रोल करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर आगे फर्दर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसको प्रिपरेशन में भी हमारी हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर मैंने बात की थी आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की, भी कोई भी प्रोडक्ट अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें कम से कम भाई ये एलिमेंट तो कॉस्ट के आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसमें हमने बात की थी कि भी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें उसमें मटीरियल की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर की हमें जरूरत होगी, और कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हमारे होंगे। तो बेसिकली हमारे 3 एलिमेंट निकल के आए थे कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर और थर्ड था हमारा एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने बात की थी भी मटेरियल भी हमारा 2 तरह का हो सकता है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी हमारी 2 तरह की हो सकती है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। और एक्सपेंसेस भी हमारे क्या हो सकती है, 2 तरह की हो सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या है, भी नाम से ही हमें पता चला कि भी डायरेक्ट मीन्स जो कि हमारे क्या डायरेक्टली हमारे रिलेटेड है उस प्रोडक्ट से। इनडायरेक्ट का मतलब क्या कि भी डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भी यूज उनका भी किया गया है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। फिर हमने बात की थी ओवरहेड की, तो ओवरहेड के अंदर हमने क्या बात की कि भाई जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट को लेंगे, ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लेके चलते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरहेड हम उसको बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट हमने मटेरियल लिया है, इनडायरेक्ट हमने लेबर ली है, इनडायरेक्ट अगर हमने एक्सपेंसेस लिया, तो इन सब को इंक्लूड करके हम क्या करेंगे, हमारी टर्म ओवरहेड हमारी निकल के आई। तो फिर ओवरहेड भी हमने कहा 3 टाइप्स का होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो 3 तरह का ओवरहेड हमारा क्यों निकल के आया, क्योंकि हमने बात की कि भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 डिवीजन उसके किए गए हैं। 3 डिवीजन हमारे क्या क्या थे कि भी एक था हमारा फैक्ट्री
और या जहाँ पे हमारा वर्क्स हमारा किया जाएगा, जहाँ पे हमारा प्रोडक्शन बेसिकली होगा। सेकंड डिवीजन होगा जहाँ पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन होगा, जहाँ पे ऑफिस रिलेटेड रूटीन वर्क जो हमारे किया जाएगा, पॉलिसी हमारी जो मेकिंग होगी, ठीक है। थर्ड हमने डिवीजन किया था कि भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई अब प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया लेकिन अब उसको प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, तो वो किस डिवीजन के अंदर आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन का काम होगा प्रोडक्ट को सोल्ड करना, सेल आउट करना और फाइनली उसको कस्टमर तक पहुंचाना। तो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को हमने 3 डिवीजन में बाइफरकेट किया, और 3 डिवीजन में बाइफरकेट किया, इसी वजह से हमारे जो ओवरहेड है वो 3 तरह के निकल के आए, फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। तो जो भी हमारे ओवरहेड हम फैक्ट्री लेवल पे करेंगे तो वे हमारे फैक्ट्री कहलाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कहलाएंगे। जो भी हमारे ओवरहेड हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर होंगे उसको हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल वाले ओवरहेड कहेंगे, और जो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी हमारे खर्चे होंगे, इनडायरेक्ट जो खर्चे होंगे, वे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहलाएंगे। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू अभी बोल सकते हैं, या फिर हल्के सा हमने जो इंट्रोडक्शन है वो हमने कर लिया है किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट की। तो कॉस्ट बेसिकली हमारा क्या है? जो भी हम कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, जब हम उसको एक्वायर करते हैं या उसको हम परचेज करते हैं तो उस टाइम हमने जो भी एक्सपेंडिचर हमने किया है तो बेसिकली वही हमारा क्या कहलाएगा? हमारा क्या कहलाएगा? कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा एक्चुअल में हमने जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है टू एक्वायर एनी सर्विस और प्रोडक्ट और टू परचेज एनी सर्विस और प्रोडक्ट, तो वह हमारा क्या है? कॉस्ट। तो बेसिकली कॉस्ट का मतलब क्या? भी एक्सपेंडिचर जो हमने खर्चा किया। तो यहाँ पे मैं एक तरह से क्या लिख सकती हूँ? एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके बाद जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को परचेज करने में, इसको एक्वायर करने में, इसको बनाने में बेसिकली जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? इसकी कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग बेसिकली हमारा क्या है कि भाई कॉस्टिंग हमारा क्या है? कॉस्ट कैलकुलेट करने की जो टेक्निक है, ठीक है। तो कॉस्टिंग हमारा क्या है बेसिकली कि भाई इट इज अ मेथड और टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उसकी कॉस्ट को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमने कौन सी टेक्निक यूज की है, कौन सा मेथड हमने यूज किया है, तो बेसिकली वही हमारा क्या कहलाएगा? कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग हमारा क्या हुआ? कॉस्टिंग हमारी टेक्निक है कॉस्ट निकालने की। तो आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो, कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट निकालने की टेक्निक, मेथड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आपको कॉस्ट का मीनिंग भी पता है और अकाउंटिंग का मीनिंग भी पता है। तो अकाउंटिंग का मीनिंग बेसिकली क्या है? अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? हम जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको समराइज करते हैं, आफ्टर दैट हम उससे रिजल्ट्स है वो निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किसकी बात करेंगे? हमारी जो कॉस्ट रहेगी तो उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे कि भाई जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उसकी जो कॉस्ट है ना, तो उसको क्लासिफिकेशन करना, उस कॉस्ट का, उसको रिकॉर्डिंग करना, बेसिकली उसका समराइजिंग करना, और फिर बाद में आगे जाके जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगी? उससे क्या लेगी? डिसीजन लेगी। तो ये बेसिकली हमारे क्या कहलाएगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो देखिए अकाउंटिंग का मीनिंग भी हमें पता है और अकाउंटेंसी का भी पता है। तो अकाउंटिंग बेसिकली हमारा क्या है? प्रोसेस है। अकाउंटिंग हम क्या बोलते हैं कि भी प्रोसेस है, जैसे कि हमने बात भी की है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है। और अकाउंटेंसी हमारी क्या है कि भाई जो ये प्रोसेस है ना, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है या जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की है, ठीक है, जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की है, जो आपने रिकॉर्डिंग की है, तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? कुछ उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे ना, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ टेक्निक होगी, उनको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, और उनको फॉलो करते हुए ही हम क्या करेंगे? उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो वही बेसिकली हमारा क्या कहलाता है? अकाउंटेंसी हमारा कहलाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी बेसिकली हमारा क्या हुआ कि भाई कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या है? इसके अंदर हम ये बोलेंगे कि भाई जो भी हमने, ठीक है, जो भी हमने क्या किया है, हमने जो भी प्रिंसिपल और जो भी मेथड्स हमने यूज किए हैं कॉस्ट को रिकॉर्डिंग करते टाइम, और फिर आगे जाके जो हम रिपोर्ट हमने प्रिपेयर की है, और फिर जो हमारी मैनेजमेंट होगी वो क्या करेगी? डिसीजन मेकिंग करेगी। तो वो बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा? कॉस्ट अकाउंटेंसी। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। कैसे? तो देखिए कॉस्ट के बारे में आप अपने नोट्स से उसको साथ के साथ प्रिपेयर करते चलना, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द रिविजन जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगी और जब आप रिवाइज करोगे तो ये नोट्स आपके बहुत हेल्प करेंगे, और जितना हो सके उतना शॉर्ट में नोट्स से अपने प्रिपेयर करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कॉस्ट की। तो कॉस्ट में आप लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे? एक्चुअल और टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कॉस्ट में हम क्या लिख सकते हैं? एक्चुअल और
टोटल एक्सपेंडिचर, जो हमने क्या किया है, एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर करने में, या फिर हम बोल सकते हैं परचेज करने में अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, कोस्ट हमारा क्या हुआ, एक्चुअल और टोटल एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर और परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड कोस्ट, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे हम कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं इट इज द मेथड, ये हमारा क्या है, मेथड, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, टेक्निक, ठीक है। तो कॉस्टिंग बेसिकली हमारी क्या है, इट इज द मेथड एंड टेक्निक, ठीक है, और या फिर एंड टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ आ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, जो भी है। तो भाई जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसकी कॉस्ट को हम कौन सा टेक्निक यूज करके, कौन सा मेथड यूज करके हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने की एक टेक्निक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, वही यहाँ पे आप सारा का सारा लिख सकते हो। इट मीन्स क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, ठीक है, समराइजिंग, ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग ऑफ द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑन डेली बेसिस सो दैट वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट, ठीक है। तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, डेली बेस पे हम हमारे क्या रहेगी कि भाई जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ताकि फिर हमें बाद में एक्चुअल कॉस्ट का पता चल जाए कि भाई हमारी टोटल कॉस्ट कितनी निकली है, और फिर बाद में जो मैनेजमेंट है वो भी क्या कर सके, जो डिसीजन है वो हमारा ले सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, मैं अपने घर को पेंट कराना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मेरा कॉस्ट क्या रहेगी इसके अंदर, जो मैं अपने घर को पेंट कराऊंगी, तो भाई मैं उसमें देखूंगी कि भाई टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ है पेंट कराने में, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि भाई पेंट कराने में मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ है, 1.5 लाख रुपए का मेरा खर्चा हुआ, तो ये मेरा क्या हुआ, कॉस्ट हुई, ठीक है, कि भाई इतना एक्सपेंडिचर आया। कॉस्टिंग क्या, कि भाई मैं कोई ना कोई टेक्निक यूज करूंगी, ये जो 1.5 लाख का खर्चा है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए कि भाई कैसे कैसे मेरा खर्चा है, तो मैं जो भी टेक्निक, जो भी मेथड यहाँ पे यूज करूंगी वो मेरा कहलाएगा कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि भाई मैं डेली बेसिस पे, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक दिन में आज ये एकदम से 1 घंटे के अंदर ही पेंट हो जाएगा पूरे घर को, नहीं ना। तो डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करती चलूंगी, क्लासिफिकेशन करती चलूंगी, क्योंकि हाँ आज मैंने पेंट खरीदा है, आज लेबर आई है, आज इतना खर्चा हुआ, आज ये खरीदा। तो डेली बेस पे मैं क्या करूंगी, रिकॉर्डिंग करूंगी, ठीक है, ताकि फिर मैं आगे भी डिसीजन ले सकूं। कॉस्ट अकाउंटेंसी बेसिकली हमारे क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इट मीन्स यूजिंग द प्रिंसिपल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूज करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स और वही मेथड, ठीक है, कि भाई जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि भाई ऐसे हमने रिकॉर्डिंग कर दी, कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की बात करती हूँ, तो अकाउंटिंग के अंदर जो हम ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पे हमारे कुछ प्रिंसिपल है, तो बेसिकली हम फॉलो करते हैं जो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है उसके रूल है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो फिर जो उनके रूल बना रखे उन रूल के अकॉर्डिंग हम बेसिकली क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा एक प्रिंसिपल है ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली अकाउंटेंसी में हम क्या करेंगे कि कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ मेथड्स होंगे, उसको यूज करेंगे। आप इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हो कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर, इट मीन्स यूजिंग द प्रिंसिपल, मेथड्स एंड टेक्निक, ठीक है। तो ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूज करेंगे ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट रिडक्शन। और यहाँ पे हमारी कोशिश क्या रहेगी कि भाई हमें ऐसे टेक्निक, मेथड, प्रिंसिपल फॉलो करने हैं कि भाई जो हमारी कॉस्ट है उसको जितना हो सके हम उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन हम लोगों का हो सके। एंड और इसी के साथ ही हम कैलकुलेट करेंगे, और इसी के साथ ही हमारा क्या होगा यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगी ना, ठीक है, तो भाई मैनेजमेंट
को भी तो हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो इन्हीं की हेल्प से फिर क्या करेगी, जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग करेगी। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा कॉस्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट काउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। और बिल्कुल एक एक वर्ड में अगर आप इनको डिफाइन करना चाहो तो कॉस्ट का मतलब क्या कि भाई जो भी टोटल खर्चा आपने किया है, कॉस्टिंग का मतलब क्या कि भाई जो आपने टेक्निक यूज की है उस खर्चे को कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या कि भाई उस खर्चे को मैं रिकॉर्ड भी करूंगी। ठीक है, और क्योंकि आगे फ्यूचर में भी तो मैं चेक करूंगी ना कि भाई आज तो मैंने इतना खर्चा कर दिया, इन फ्यूचर में फिर से पेंट करा रही हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी भी पिछली बार अगर मेरा 1.5 लाख रुपए लगा तो मैं कोशिश करूँ कि भी थोड़ा मेरा कम लगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग में बेसिकली हम रिकॉर्डिंग करेंगे, और कॉस्ट अकाउंटेंसी में हम क्या प्रिंसिपल, मेथड्स, टेक्निक हमने यूज की है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग हम करते हैं। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस आ जाएगा इन चारों टर्म्स के बीच में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे है वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट है उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हमारी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, उसके बाद हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, फिर हम और कॉस्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट है, और उसके बाद फिर हमारा कुछ कंट्रोलेबल कॉस्ट है, कुछ रिलेवेंट कॉस्ट है। तो सभी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसी के साथ ही इकोनॉमिक्स की बुक में, बीकॉम की इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर आई थिंक आप देख लेना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी है, आपको ना एक कॉस्ट का चैप्टर मिलेगा जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट गिवन है। तो आप चाहो तो एक बार उस चैप्टर को भी रीड आउट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे कम से कम आपको 20-25 टाइप्स की कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो 6-7 टाइप्स में भी आप लोगों को यहाँ पे करा देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट की। अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ कॉस्ट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, एक तो है हमारा क्या, एक तो है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, एक है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, और एक है हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वैसे तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम और अच्छे से यहाँ पे मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी आपको बता दूंगी कि भाई हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है उसको ग्राफिकली हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। तो नाम से ही थोड़ा सा हमें आइडिया हो रहा है कि भाई फिक्स है, यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी फिक्स रहेगी। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन है, हमारा प्रोडक्शन कैसे भी वेरी करे, जो हमारी आउटपुट है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है या फिर हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसका हमारा जो फिक्स कॉस्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमारी फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आपकी एक फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री का आपको रेंट देना है पर मंथ 1 लाख रुपीज का। ठीक है, तो ये आपको रेंट की पेमेंट करते हो। अब आपकी जो फैक्ट्री है, आप उस फैक्ट्री में चाहे 0 प्रोडक्शन करो, चाहे आप 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करो, चाहे 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करो, इससे जो आपका फैक्ट्री रेंट है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो फैक्ट्री रेंट है वो 1 लाख देना है तो 1 लाख देना ही देना है। इट मीन्स ये आपकी क्या कहलाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ वेरिएबल कॉस्ट की, तो नाम से आइडिया हो रहा है वेरी करना। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट होगी ये आपकी जो प्रोडक्शन होगा, जो आउटपुट होगी, उसके अकॉर्डिंगली वेरी करती चलेगी। अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते चलेंगे, आउटपुट अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी बढ़ती जाएगी। अगर हमने प्रोडक्शन को कम कर दिया तो ये भी हमारी कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, ठीक है, तो जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो जो हमने रॉ मटेरियल यूज किया है, तो भाई जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारे क्या कहलाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट, यहाँ पे जो आपका एग्जांपल होगा वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। इसी के साथ ही कॉस्ट यहाँ पे वेजेज ऑफ लेबर। ठीक है, जो लेबर है, लेबर को हमें वेजेस देनी है। ठीक है, एक यूनिट जो हम एक फैक्ट्री है उसके अंदर 10 यूनिट का प्रोडक्शन है, वो एक लेबर करता है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे यहाँ पे कम से कम मैं 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना चाह रही हूँ, तो 100 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए अब मुझे 10 लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। एक लेबर को मैं दे रही थी यहाँ पे महीने का 5000 रुपये। ठीक है, तो अब 10 लेबर को मुझे कितना देना पड़ेगा, 50,000 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारा जो प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी हो रही है। जब हमारी 10 यूनिट थी तो 5,000 के हमारा खर्चा था,
लेकिन जैसे ही हमने अपने आउटपुट को इंक्रीज किया तो हमारी जो कॉस्ट है वो 50,000 हो गई, तो ये कहलाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो सेमी वेरिएबल तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कहीं ना कहीं इन दोनों का क्या, आपका फिक्स का और वेरिएबल का मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हद तक हमारी जो कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर, ठीक है, जो वो फिक्स कॉस्ट है कुछ टाइम बाद वो वेरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो भाई जो बिजली है, बिजली का जो बिल हमारा आता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, क्या आपको, या फिर टेलीफोन का जो बिल है, तो इसके अंदर ये भी हमारे सेमी वेरिएबल में आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करती हूँ, तो जैसे यहाँ पे ना गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अभी कुछ यूनिट्स तक तो बोलती है कि भाई अगर आपने इतनी यूनिट्स कंज्यूम की तो आपका जो बिल रहेगा ना वो इतने रुपए तक आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई 100 यूनिट्स तक आप लोगों का जो बिल है ना वो 2,000 रुपये आएगा, लेकिन अगर आपने 100 यूनिट से ज़्यादा अगर आपने कंज्यूम किया तो फिर पर यूनिट जो रेट होगी ना वो 7 रुपये रहेगी, ठीक है। तो देखिए अगर आपने 100 यूनिट्स तक कंज्यूम किया या फिर इससे कम भी आपने कंज्यूम किया है तो भी आपको 2,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा फिक्स, ठीक है, ये तो हो गया हमारा फिक्स। लेकिन अगर आपने 100 से ज़्यादा गए, देखिए अगर किसी ने 80 यूनिट यूज किया, अगर किसी ने क्या किया है 80 यूनिट ही यूज किया है तो भी उसका जो बिल आएगा ना वो 2,000 आएगा, अभी ये इतना फिक्स है। लेकिन अगर किसी ने 150 यूनिट कंज्यूम कर ली तो अब उसका बिल कैसे निकलेगा, 100 यूनिट्स तक तो आपका 2,000 है, ठीक है, और जो 50 यूनिट्स आपने ज्यादा कंज्यूम किए हैं तो एक यूनिट पे 7 रुपये है, तो आपकी 50 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 350, तो अब जो टोटल आपका बिल आएगा ना ये 2,350 आएगा। तो ये जो आपका 2,350 इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आया है ये आपकी कौन सी कॉस्ट होगी, सेमी वेरिएबल। तो देखिए इसमें कुछ हद तक तो आपका क्या था, फिक्स था, 2,000 रुपये तक तो आपका फिक्स था 100 यूनिट्स तक, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर गए तो आपका फिर अकॉर्डिंग टू आपकी यूनिट्स के कंजम्पशन के अकॉर्डिंग आपकी जो कॉस्ट है वो वेरी करने लगी, ठीक है। तो 7 रुपये पर यूनिट यहाँ पे डिसाइड है, जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया। तो ये हमारा बेसिकली क्या, फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। नोट डाउन करना चाहो तो मैं फटाफट से बता देती हूँ, अगर किसी को अच्छे से नोट डाउन करना तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट की। The cost which does not vary but remain constant within a given period of the time and range of the activity in spite of the fluctuation in the production। तो भी इसने क्या बोला कि with the cost which does not vary, ऐसी cost जो आपकी vary नहीं करेगी but remain constant, बल्कि वो आपकी क्या रहेगी, constant आपकी रहेगी within a given period, ठीक है, एक टाइम पीरियड के अंदर। एंड रेट ऑफ द एक्टिविटी इन द स्पाइट ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द प्रोडक्शन, आप चाहे कितना भी प्रोडक्शन करो, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, 0 पे भी आपको 1 लाख फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, 100 यूनिट अगर आपने बनाई है तो भी आपको 1 लाख देना पड़ेगा, 1,000 यूनिट अगर आपने प्रोडक्शन किया है तो भी आपको 1 लाख पेमेंट की करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा बेसिकली नोट डाउन कर सकते हो, द कॉस्ट विच वेरीज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द एवरी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट और प्रोडक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्टली आपकी रिलेट करती है आपके प्रोडक्शन से, वॉल्यूम ऑफ आपकी आउटपुट से। तो जैसे जैसे आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होगी, अगर आउटपुट डिक्रीज हुई तो ये डिक्रीज हो जाएगी। वहीं पे बात करते हैं जैसे हमारे, मैंने बता दिया था आपको, कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा और वेजेज ऑफ द लेबर आ जाएगा। इसमें एग्जांपल मैंने आपको रेंट दिया, इसी के साथ ही अगर आपने जो बिल्डिंग है, जो फैक्ट्री है, अगर आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा है तो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई आपने कितना प्रोडक्शन किया है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल। तो द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी प्रोपोर्शनेटली बट साइमल्टेनियसली कैन नॉट रिमेन स्टेशनरी, ठीक है। तो भी प्रोपोर्शनेटली ये चेंज भी नहीं हो रही है और इसी के साथ ही कॉन्स्टेंटली भी कॉन्स्टेंट भी नहीं रह रही है, तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसी के साथ ही डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, ये खर्चे भी हम डाल सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा ग्राफिकली भी, ठीक है। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ फिक्स्ड कॉस्ट की, तो सबसे पहले हम लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो ग्राफ में कैसे शो करेंगे इसको, यहाँ पे जो मैंने नीचे लिया है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे
ये मेरा 0, यहाँ पे x और ये है मेरा y एक्सिस। तो x एक्सिस पे मैंने यहाँ पे क्या लिया, प्रोडक्शन लिया, ठीक है, यहाँ पे ले लिया है मैंने प्रोडक्शन। और जो ये आपका प्रोडक्शन है ना, ये थाउजेंड्स में, थाउजेंड्स में इन यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पे ले ली है मैंने कॉस्ट, और ये भी आपकी 1000 में, ठीक है, इन थाउजेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने अगर 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, 2000 यूनिट्स का किया, 3000 यूनिट्स का किया और 4, इसी तरह से 1000 रुपये का खर्चा आएगा, 2000 का आएगा, 3 का आएगा। तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट में हमारा बेसिकली क्या रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी कि भाई जो आपको रेंट देना है ना फैक्ट्री का, वो रेंट कितना है आपका 2000 है, ठीक है, 2000 रेंट की आपको पेमेंट करनी है। अब इसको हम फिक्स कॉस्ट को किस तरह से हमारी शो होगी ग्राफिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए चाहे आप 0 प्रोडक्शन करो तो तब भी आपको 2000 रुपये ही अपना जो कॉस्ट आएगी आपकी वो 2000 रुपये की आएगी, रेंट तो आपको देना ही। चाहे फिर आप 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करो, 2 का करो, 3 का करो, 4 का करो, आपकी जो ये 2000 है ना, ये आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो बेसिकली जो फिक्स्ड कॉस्ट लाइन है वो आपकी क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो इस तरह से आप फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे दिखाओगे ग्राफ के ऊपर। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट में देखिए सेम आपका यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन ले लिया है इन थाउजेंड्स यूनिट्स में, और यहाँ पे है मेरी कॉस्ट। तो वही प्रोडक्शन 0 है, 1000 यूनिट्स का है, 2000 यूनिट्स का है, या फिर 3000 का, और आ गई आपका ऐसी आपकी कॉस्ट 1000 आएगी, 2000 आएगी, 3 आएगी या 4 आएगी। अब देखिए तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो भी वेरिएबल कॉस्ट क्या आपका, अगर आपका 0 प्रोडक्शन है तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी 0 है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो ये बेसिकली आपकी वेरिएबल कॉस्ट लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से आप दिखाओगे वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ हमारा जो नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम किस तरह से शो करेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसमें दोनों ही आ जाएगी आपकी, कुछ फिक्स कॉस्ट और कुछ आपकी वेरिएबल। तो इसमें हमारा सेम क्या रहेगा, ये हमारी एक्स एक्सिस पे 0 और यहाँ पे प्रोडक्शन 0 है, 1000 यूनिट्स का 2 है या 3 है, तो सेम आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रोडक्शन, और यहाँ पे आ गई हमारी कॉस्ट 1, 2 और 3। तो इसमें देखिए जैसे मैंने ये सेम एग्जांपल लिया, 2000 रेंट तो आपको पेमेंट करनी, तो सेमी वेरिएबल में आपका यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये होगा आपका जहाँ जो आपकी फिक्स कॉस्ट गिवन है वहां से स्टार्ट होगा, और फिक्स्ड कॉस्ट से आपका ये जो स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर जो आपकी लाइन जाएगी ये ऐसी जाएगी, क्योंकि अब इसमें क्या है फिक्स्ड, यहाँ तक तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन आगे आपकी क्या है जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी इसमें जो ऐड होती चलेगी, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो लाइन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। तो ये आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट की आपकी लाइन रहेगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो रिप्रेजेंट है उसको करते हैं। और ये इस वजह से आए, यहाँ से क्यों स्टार्ट हुई है, जैसे 2 से ये क्यों स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या है फिक्स्ड कॉस्ट है, और फिर प्लस में आपकी यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट होती गई। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बना। तो इस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉस्ट में, जो नेक्स्ट हमारी टाइप है तो वो देखिए वो क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, और एक हमारा पीरियड कॉस्ट है। अब मैं फटाफट से आप लोगों को बताती हूँ, तो फटाफट नोट कर लेना, क्योंकि आपकी काफ़ी सारी टाइप्स ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए अगर इसमें मैं बात करूँगी तो एक है हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट और एक है हमारा पीरियड कॉस्ट, ठीक है। तो पहले ये दो देखिए। सेकेंड, तो प्रोडक्ट कॉस्ट नाम से ही आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो ऐसी कॉस्ट जो बिल्कुल डायरेक्टली हमारी किससे एसोसिएटेड है या रिलेटेड है, प्रोडक्ट से, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट। कॉस्ट विच बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, भी ऐसी कॉस्ट जो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसका पार्ट हमारा बन गई है, रादर देन एन एक्सपेंस ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड आर कॉल्ड द प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। कि भाई जिस पीरियड में कोई अगर हमने एक्सपेंसेस किया है उसको छोड़कर, ठीक है, उसको उसके बजाय बिल्कुल जो हमारा डायरेक्टली पार्ट है प्रोडक्ट का, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट अगर मैंने बनाया है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल यूज किया होगा, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये बेसिकली मेरी क्या बिल्कुल भी
प्रोडक्ट से रिलेटेड है, बिल्कुल प्रोडक्ट का ही पार्ट है। तो जैसे मैंने कुर्सी बनानी है, कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो यहाँ पे जो लकड़ी है जो रॉ मटेरियल मैंने यूज किया है, तो बिल्कुल डायरेक्ट उससे जो कुर्सी है, जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे जो चेयर हमारा प्रोडक्ट है, तो उससे बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है। तो वो हमारा जो वुड होगा हमारे यहाँ पे, वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी कहलाएगी। अब जो हमारा प्रोडक्ट जिसने बनाया है, तो उसको हमने वेजेस दी होगी। तो जो लेबर बिल्कुल डायरेक्टली, जो भाई वो जो कारपेंटर है जो उस कुर्सी को बना रहा है, उसको जो हम वेजेस देंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। वहीं पे बात करती हूँ अगर मैं पीरियड कॉस्ट की, विच आर नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। ये हमारी मैं पूरा ही लिख देती हूँ, विच आर नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए कॉस्ट तो है, लेकिन जिस तरह से हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट बिल्कुल प्रोडक्ट से एसोसिएट करती थी, तो ये हमारी उससे एसोसिएट नहीं करती। तो ये बेसिकली हमारी क्या कहलाती है, पीरियड कॉस्ट। दे आर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द पीरियड इन विच दे आर, जिस पीरियड में जो एक्सपेंसेस हमारे इनकर्ड हुए। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अगर एक कारपेंटर है, जो कोई फैक्ट्री है, तो सिर्फ वहाँ पे हमारा एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी, वेजेस भी आएगी, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी होगा। तो जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारा पीरियड कॉस्ट के अंदर आएगा। इसी के साथ ही हमारा अगर जो सेल्समैन है, फिर बाद में हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसको बेचना भी तो है, तो जो सेल्समैन होंगे वो उसको बेचेंगे, तो उनको हम क्या देंगे, सैलरी देंगे। तो जो सेल्समैन की सैलरी है, तो ये हमारी बिल्कुल डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमने उस पीरियड के दौरान हमने जो ये एक्सपेंसेस किए हैं, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, पीरियड कॉस्ट हमने इसको बोल दिया। ठीक है, इसी के साथ ही अगर हमने कोई भी कमीशन की पेमेंट की है, कोई अदर हमने पेमेंट की है, डायरेक्टर फीस हमने दी है, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा आपका पीरियड कॉस्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट, तो देखिए जो इससे पहले वीडियो थी, जो फर्स्ट वीडियो आप लोगों की कॉस्ट अकाउंटिंग की आ चुकी है, उसमें मैंने पूरा अच्छे से पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया, तो आप उस वीडियो को देख लेना। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा हम देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या, कि जो बिल्कुल डायरेक्टली उससे रिलेटेड है। तो जैसे कि यही आपका सेम एग्जाम्पल था, कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल है, वेजेज ऑफ लेबर है, ये बिल्कुल क्या हमारी डायरेक्टली उसी से रिलेटेड है, तो उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोल देंगे। और इनडायरेक्ट में हमारा बेसिकली यही आ जाएगा, जैसे सेल्समैन सैलरी है, स्टोर कीपर है उसकी सैलरी है, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे इनडायरेक्ट। तो राइट डाउन करना चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पे। तो देखिए द एक्सपेंसेस ऑन द मटेरियल एंड द लेबर इकोनॉमिकली एंड इजिली ट्रेसेबल टू आ प्रोडक्ट, भी जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं कि भी हाँ ये जो एक्सपेंसेस हुआ है, ये जो कॉस्ट हुई ना, ये इस प्रोडक्ट की वजह से हुई है, तो वो बिल्कुल हमारी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, मटेरियल जो हमने रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है, जो हमने लेबर को वेजेस दी है, वो आ जाएगी हमारे डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। उसके बाद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन दोज आइटम विच आर नॉट डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्शन, भी डायरेक्टली हम चार्जेबल नहीं है प्रोडक्शन से, वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर आपका जैसे स्टोर कीपर है, ठीक है, उसको सैलरी हमें देनी है, सेल्समैन को हमने सैलरी देनी है, तो ये हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट के अंदर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है हमारा, मैं ही ऐसे बता देती हूँ, रिलेवेंट कॉस्ट और एक है हमारा इररिलेवेंट कॉस्ट। तो आई थिंक नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हमें हो रहा है, ठीक है। रिलेवेंट कॉस्ट हमारी वे कॉस्ट है जो हमारी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जो डिसीजन मेकिंग होगी उसको इन्फ्लुएंस करेगी, तो ये रिलेवेंट है, मटेरियल है। लेकिन इररिलेवेंट कॉस्ट हमारी कौन सी, कि भाई ये ज़्यादा हमारा उसको अफेक्ट नहीं करती है मैनेजमेंट डिसीजन को, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं रिलेवेंट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वुड बी चेंज बाय द मैनेजरियल डिसीजन, और इसी के साथ ही इररिलेवेंट कॉस्ट आर दोज विच वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन, जो हमारा जो डिसीजन है उसे अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है शटडाउन कॉस्ट और संक कॉस्ट। तो देखिए जो नेक्स्ट कॉस्ट है, नेक्स्ट है हमारा शटडाउन कॉस्ट और संक कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं शटडाउन कॉस्ट की। तो शटडाउन कॉस्ट हमारा ऐसी कॉस्ट है ड्यूरिंग द शटडाउन पीरियड। कई बार क्या होता है कि भी हमारा शटडाउन पीरियड चला हुआ, शटडाउन का मतलब क्या, अभी बंद पड़ी है हमारी फैक्ट्री बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी, ठीक है,
देखिए हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है, शट डाउन पीरियड का मतलब क्या है कि भी हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ हमारे सर्टेन फिक्स्ड कॉस्ट है जो हमें इनकर्ड करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि भाई वही बात आ गई, जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का रेंट है वो तो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हम बिजनेस चला रहे हैं या नहीं चला रहे, प्रोडक्शन कर रहे या फिर नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे हमने कोई घर है, हमने रेंट पे ले लिया, तो अब ओनर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई मैं अब उस घर के अंदर रह रही हूँ या नहीं रह रही हूँ। अगर मेरा सामान उसके अंदर रखा है तो भाई चाहे मुझे 4 महीने हो गए, 5 महीने, लेकिन मैं वहां पे नहीं भी रह रही हूँ ना, तो भी मुझे जो रेंट है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह से रेंट है, या फिर हमने कोई इंश्योरेंस करा रखा, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हमें पे करना ही करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारी क्या कहलाएगी, शट डाउन कॉस्ट। इसी के साथ ही डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं सच कॉस्ट ऑफ द आइडियल प्लांट्स आर। तो भाई आइडियल प्लांट्स का मतलब क्या है कि भाई जब हम कुछ काम कर ही नहीं रहे तो हमारे जो प्लांट्स एंड मशीनरी है वैसे ही खाली पड़े हुए, लेकिन फिर भी हमें उनके ऊपर जो कॉस्ट है उसकी पेमेंट करनी पड़ रही है, कॉस्ट हमारी हो रही है, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, शट डाउन कॉस्ट है। तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हो। ड्यूरिंग द शट डाउन पीरियड दो नो वर्क इज डन येट सर्टेन फिक्स्ड कॉस्ट सच एज रेंट, इंश्योरेंस of building depreciation etc for the entire plant will have to be incurred, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें ये जो मैंने आपको बताया, रेंट हमें देना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन है जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी पर वो भी हम चार्ज करेंगे, और इसी के साथ ही ये हमें करना पड़ता है। सच कॉस्ट ऑफ द आइडियल प्लांट्स आर नोन एज द शट डाउन कॉस्ट, ठीक है। तो इन्हीं कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, शट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, और इसी के साथ ही हम इसको बोलते हैं पास्ट कॉस्ट। तो संक कॉस्ट का मतलब बेसिकली क्या है, तो भाई संक कॉस्ट का मतलब क्या है, ऐसी कॉस्ट जो हमारी अब हो चुकी है और उसमें अब हम चेंज नहीं ला सकते, ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मुझे किसी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करनी थी और मैंने कर दी है, ठीक है। तो जो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब वो वहाँ पे जो वो कॉस्ट मैंने की है तो वो मेरी क्या हो चुकी है, अब संक कॉस्ट हो चुकी है भाई, अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। और इसी के साथ ही ये हमारा क्या भाई, ये मेरा हो चुकी है कॉस्ट, तो इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं या फिर इसको पास्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर पास्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच हैव बीन क्रिएटेड बाय अ डिसीजन दैट वॉज मेड इन द पास्ट, ठीक है। तो ये कॉस्ट हमारे एक ऐसे डिसीजन से हुई है जो डिसीजन हमने ले लिया है और जो कि हमने पास्ट में डिसीजन ले लिया है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी डिसीजन। भाई अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। भाई ये ऐसे कोई मजाक थोड़ी ना है कि भाई आज मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली है और मैं कल और इतना जो प्लांट एंड मशीनरी है, कैपिटल बजटिंग हमारे डिसीजन हम इनको बोलते हैं कि भाई 5 लाख की है या कहीं पे 5 करोड़ की है, और आज तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी और कल बोलती हूँ नहीं नहीं मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अब मुझे दूसरे प्लांट एंड मशीनरी में। तो बेसिकली हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। दैट विल बी मेड इन द फ्यूचर। तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है या मैंने कोई बिल्डिंग परचेज की है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब इसी के साथ ही बिल्कुल इजी सा है कंट्रोलेबल कॉस्ट और हमारी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो नाम से ही मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कंट्रोलेबल का मतलब क्या है कि भाई ऐसी कॉस्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट है उसके हाथ में है कहीं ना कहीं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो सेकंड है अनकंट्रोलेबल, कि भाई ऐसी कॉस्ट अब जिसको हम एक तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे संक कॉस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको कहीं ना कहीं हमें एक बार हमने जब इसको कर ही दिया तो अब कैसे कंट्रोल हम इसको करेंगे। एक बार हमने जब इन्वेस्टमेंट कर दिया प्लांट एंड मशीनरी में तो कहीं ना कहीं वो हमारी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, ठीक है। और यहीं पे कंट्रोलेबल में हम बोल सकते हैं कि जैसे हम रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं, हम कम खरीद कर सकते हैं कि भाई चलिए नेक्स्ट टाइम हम कम लेंगे, या हम इस सप्लायर से नहीं लेंगे, इसने अच्छा नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ये हमारी क्या कंट्रोल में है। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग, ठीक है। तो कोई भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी अंडरटेकिंग है, तो उसका कोई भी जो मेंबर है या मेन जो मैनेजमेंट है उसके एक्शन से हम उस कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वहीं पे कॉस्ट विच कैन नॉट बी सो इन्फ्लुएंस्ड आर टर्म्ड एज द अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉस्ट। तो बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी के साथ ही आपका अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।